अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अब से हम लोग बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, हम लाइव चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है? आप लोग बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक से हो रहा है। अब फिर हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं आपको दो या तीन टॉपिक्स बता दिए थे, लेकिन एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड होता है या फ्रेमवर्क होता है, वो एक बार हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दिस विल बी, और आप मान सकते हो दिस विल बी फर्स्ट क्लास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, जो आजादी की लड़ाई थी, दैट वाज बेसिकली टू हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग अंग्रेजों से बार बार अपना संविधान की मांग कर रहे थे। जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जितने भी आंदोलन किए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसका अंततः सारे का उद्देश्य था कि अंग्रेज हमको अपना संविधान दे दें, अर्थात आजादी मिलेगी और हम लोग अपना गवर्नेंस अपने संविधान के अनुसार, अपने द्वारा लिखित संविधान के अनुसार अपना गवर्नेंस कर देंगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। और जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के आदर्श थे, फ्रीडम स्ट्रगल की जो हमारी फिलॉसफी थी, फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारे नेता देश को बनाना चाहते थे, उसी का ही एक रूपरेखा हमारा संविधान है। किस प्रकार का हमारे देश में गवर्नेंस सिस्टम होगा, किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, किस प्रकार का हमारा इकोनॉमिक जस्टिस होगा, सोशल सिस्टम कैसे वर्क करेगा, पॉलिटी कैसे होगी, फंडामेंटल राइट्स क्या होगा, ये सारा इसी के लिए हम लोग बार बार अपना आजादी लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेजों से डिमांड कर रहे थे। जितने भी अंग्रेजों ने एक्ट पास किए हमारे फेवर में, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में, फिर 1919 में जाकर आपका मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, फिर आपका नेहरू रिपोर्ट जो हम लोगों ने पेश किया, फिर साइमन कमीशन आया, उसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम लोगों ने जितने बार जब जब आंदोलन किए बड़े बड़े, तब जाके अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ हम लोगों को एक्ट के जरिए दिया। तो 1935 का एक्ट आया, उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, उधर से आपका क्रिप्स मिशन आया, फिर अंततः कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन, उसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने अपने तीन कैबिनेट मंत्रियों को का एक कमेटी बनाया, कमीशन में आयोग बनाया, और देश हमारे भारत में भेजा कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हो, कैसे आजादी के बाद सिस्टम हमारा बनेगा, उसकी रूपरेखा के लिए। इसलिए उसका नाम कैबिनेट मिशन है कि तीन मेंबर्स कमीशन था वो। एक क्रिप्स थे, एक आपके अलेक्जेंडर थे, और एक और कोई थे। तो इसलिए उसका नाम कैबिनेट मिशन है। और कैबिनेट मिशन का ही परिणाम था, कैबिनेट मिशन के बाद ही हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने कि हमारे देश के लिए संविधान बनाया, जो संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं या हमारे देश में जो लागू है, जो कि हमारे देश की सर्वोच्च विधि है, और हमारा पूरा देश उसी पर चलता है, उसी पर आधारित है। हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम जो भी है, एवरीथिंग हैज टू रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी चीज अगर संविधान के इतर जाते हैं तो वह हमारे देश का सिस्टम में उसको नहीं माना जाता, वो इलीगल माना जाता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसा कि जानते हैं आप, इसमें हमारे देश के जो नेता थे वो लोग इसमें शामिल थे। और इस संविधान सभा से बोलते हैं हम लोग, संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन तैयार हुआ, उसे डिसाइड किया, तब जाके हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने हमको बनाने के लिए दिया।
और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी, जिसमें देश के हमारे बड़े बड़े नेता और जो भी एक्सपर्ट्स थे उसके सदस्य थे। इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली बैठक जो आपकी है और 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रेसिडेंट थे, जो कि टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। इसके बाद 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ही वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि बाद में जाकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। और असेंबली ने इस असेंबली ने 2 साल 2 years 18 months और आपका 18 दिन इसकी बैठक चली। संविधान सभा ने इतने दिन कार्य किया, तब जाके जो हमारा संविधान आप देखते हैं वो बन के तैयार हुआ और देश को मिला। इसमें आपको याद रखने वाली चीजें ये है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश का है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ द फिलॉसफी and the aims and the goals that was cherished by our freedom struggle and freedom fighters। हमारे आजादी की लड़ाई के जो नेता थे, उनके क्या आदर्श, उनकी सोच, उनका उद्देश्य, और जो हमारी आजादी की लड़ाई का आदर्श था, उसी का एक रिफ्लेक्शन है, उसी का परिणाम है जो हमारे देश का आज का भारत का संविधान है। इस बात को ध्यान रखना। बेसिक फिलॉसफी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल has been extended and written down in our constitutional law, Constitution of India। इस बात को बेसिक फिलॉसफी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सज्जन सिन्हा इसके टेम्पररी और पहले प्रेसिडेंट थे। 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए आपके संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह 2 साल 18 महीने और 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान सभा बनी, बैठक मतलब इसकी हुई। उसके बाद जाके हमारा संविधान ये आया। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। और उसी दिन हमने इसको इनेक्ट एंड अडॉप्ट कर लिया, जो कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इसके अलावा 2 बातें और जो एग्जाम्स में आती हैं और आपको जानना भी चाहिए कि संविधान सभा ने कई कमिटीज बनाई। विभिन्न क्या स्वरूप होना चाहिए विभिन्न पहलुओं का संविधान में, उसके लिए विभिन्न कमिटियां बनी थी, समितियां बनी थी। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो कमिटी थी, दैट वाज ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी, संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई थी, जिसके कि प्रेसिडेंट आपके चेयरमैन जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनको ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कहा जाता है, चेयरमैन थे ये। पूरा संविधान इन्हीं के अध्यक्षता में उसका निर्माण हुआ, उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, प्रारूप तैयार हुआ। और संविधान सभा में आपको लोग पता होगा कि संविधान सभा में को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था।
मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट संविधान सभा में नहीं किया था, इसने बॉयकॉट किया था। और अन्य जो महत्वपूर्ण बात है कि संविधान सभा ने ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित किया था, और यही बाद में जाकर हमारे संविधान का प्रियम्बल बना। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये संविधान सभा ने पारित किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। संविधान सभा का क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होगा, वो एक प्रस्ताव पारित किया था संविधान सभा ने, और यही जाके हमारा बाद में इसी ने प्रियम्बल का प्रारूप लिया। तो इसके बैकग्राउंड में संविधान के बैकग्राउंड में आपको इतनी बातें जाननी है कि आजादी की लड़ाई का परिणाम हमारा संविधान है। इसलिए संविधान में वो सारे आदर्श हैं, वो सारे उद्देश्य हैं, सारे लक्ष्य हैं जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का था, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के नेताओं ने जो सपना देश के लिए दिया था कि भारत का स्वरूप क्या होगा, वो सारी बातें संविधान में हमारे दर्शाई जाती है। तो ये कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको वो डेट्स, वो नेता, उनके सबके नाम तो आप लोगों को याद होने चाहिए। सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए कि जब जब आंदोलन हुए तब तब अंग्रेजों ने हम लोगों को कोई ना कोई एक एक्ट पास करके कुछ ना कुछ अधिकार और क्या स्वरूप होना चाहिए स्वशासन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले गए, जो कि अंत में जाके आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जाके बना। मिंटो मोले रिफॉर्म्स, मोन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, नेहरू रिपोर्ट, फिर आपका 1935 का एक्ट, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। तो ये सीक्वेंस आपका पूरा है, ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। और अंत में जाके फिर संविधान सभा, संविधान सभा कितने दिन बैठी, कौन चेयरमैन था, किसने क्या किया, अंत में जाकर 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है उसको हम लोगों ने इनेक्ट, एडॉप्ट अपने लिए कर लिया। यहां तक तो क्लियर आपका है। तो अब कुछ बातें जो हम लोग अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो इस समय है उस पर हम लोग आते हैं। दो डेटें हमारे यहाँ हैं, 26 नवंबर 1949। इसी दिन हम लोगों ने संविधान को अपना लिया, इनेक्टेड एंड एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। इसीलिए इसको आपका नाम है लॉ डे, विधि दिवस, जिसको कि अब संविधान दिवस भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर 1949 इज कॉल्ड द लॉ डे और द कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब जो हमारा संविधान है, संविधान में एक क्लॉज है आपका, एक आर्टिकल है 394। इसको ध्यान रखना है आपको। जो हमारा संविधान है उसको लागू होने के लिए दो तिथियां हैं, एक तो 26 नवंबर का है, प्लस बाकायदा आर्टिकल 394 जो कि कमेंसमेंट, संविधान के कमेंसमेंट का आर्टिकल है। आर्टिकल 394 जो आपका है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा संविधान कब लागू, कमेंस, हर एक्ट का देखते हैं आप कि सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ, 73 वाला। तो ऐसे हर एक्ट का कमेंसमेंट का डे है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी कमेंसमेंट का डे है। जो कमेंसमेंट का डे है वो आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ आर्टिकल्स आपके ऐसे हैं, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फिर आपका है आर्टिकल 60, फिर आर्टिकल 324, फिर आपका है आर्टिकल 366, 367, और फिर आपका 379,
कुछ आर्टिकल्स आपके हैं 379, 80, 88, 80, 88 और 391। ये जो आर्टिकल्स हैं, हमारे संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, उसे हमने अडॉप्ट कर लिया। ये आर्टिकल्स जो आपके हैं, ये उसी दिन लागू हो गए थे। इनको कहा जाता है ट्रांजिशनल फेस में। 26 नवंबर 1949 को ही ये आर्टिकल्स लागू हो गए थे। रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये हमारा कमेंसमेंट आर्टिकल है, संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 394 कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। तो ये आर्टिकल्स आपके जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। और ये जो आपका है बाकी इनके अलावा, ये 26 नवंबर 1950 को लागू हो गए। अब आपको इसको ध्यान रखना है ये कि कौन कौन से सेम डे ही लागू हो गए थे। तो पहला आपका है आर्टिकल 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपके सिटीजनशिप वाले आर्टिकल्स हैं, सिटीजनशिप आर्टिकल्स। तो भारत में नागरिकता के संदर्भ में कौन कौन भारत का नागरिक है आज की तारीख में माना जाएगा। हमारा संविधान केवल ये बताता था जब लागू हुआ है 1950 में या 1949 में, उस तारीख को कौन कौन लोग भारत के नागरिक हैं उसको दर्शाते हैं ये आर्टिकल्स। बाद में नागरिकता कौन लेगा वो आर्टिकल 11 और 12 में है। वो सिटीजनशिप एक्ट अलग से पारित है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो पार्लियामेंट ने हमारे बाद में पारित किया है कि संविधान जब बना था उस तारीख में कौन कौन लोग देश के नागरिक हैं, वो ये सारी बातें बताती हैं। इसके बाद कौन नागरिकता बनेगा, कैसे लेगा, कैसे क्या होगा, वो बाद में पार्लियामेंट द्वारा पारित आर्टिकल 12 के अनुसार सिटीजनशिप एक्ट 1955 दर्शाता है। तो ये आर्टिकल तभी लागू हो गए थे, ये आर्टिकल्स जो आपके हैं। फिर आपका है आर्टिकल 60, प्रेसिडेंट को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर। आर्टिकल 360, इसमें ओथ है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 को ही राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया था, इसलिए तुरंत लागू हो गया था ये, क्योंकि आर्टिकल 60 में ही ओथ कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रारूप में ओथ लेगा या शपथ लेगा। तो ये जो आर्टिकल आपका है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। एक ये नागरिकता का, ये दूसरा आपका राष्ट्रपति के ओथ का आर्टिकल 60। इसके अलावा तीसरा आपका आर्टिकल 324, काफी चर्चा में है आजकल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई बताएगा देश में पहले आम चुनाव कब हुए थे? देश में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो उस आम चुनाव को तैयारी करने में या इलेक्शन सिस्टम को डेवलप करने में, इलेक्टोरल रोल बनाने में, वोटर्स लिस्ट तैयार करने में, ये आपका 324 26 नवंबर 1949 को ही स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा जो आपके आर्टिकल्स देखे आपने, सिटीजनशिप एक्ट का, प्रेसिडेंट का, इलेक्शन कमीशन का, फिर जाके आपका एक है आर्टिकल 366, एग्जाम्स में आता है, डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन मतलब संविधान में जो शब्दों का प्रयोग किया है उनको परिभाषित, उनका परिभाषा आर्टिकल 366 में हर एक का। 366 तो ये भी आपका 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। उसके अलावा 367, ये आर्टिकल आपका 367,
ये आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज, मतलब संविधान के प्रावधानों को अगर इंटरप्रेट किया जाएगा तो उस पर क्या नियम लागू होंगे, वो 367 में है। तो ये भी आपका 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। इसके अलावा 379, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, 381, 388 और 391, ये आर्टिकल से लागू हो गए थे। लेकिन आज की तारीख में दे ऑल आर रिपील्ड। रिपील मतलब समाप्त कर दिया गया है, रिपील हो गया है, निरसित कर दिया गया है। अब ये संविधान का भाग नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो रिपील हो चुके हैं ये आर्टिकल्स। तो इतने आर्टिकल्स जो आपके हैं, देवर पार्ट ऑफ, जो फर्स्ट डे ही लागू हो गए थे। और एक जो आपका है आर्टिकल 392, आर्टिकल 392, ये भी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। इसमें आपका है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अर्थात संविधान को लागू करने के संदर्भ में अगर कोई परेशानियां आएंगी तो उनको किस प्रकार से दूर किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 392 वो भी 26 नवंबर 1949 पे ही लागू कर दिया गया था, क्योंकि मालूम था कि नया नया संविधान बना, जब कोई भी स्टार्ट चीज होती है तो उसको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं पूरा सिस्टम सेट होने में। तो अगर आप हार्ड एंड फास्ट बना रहता, कोई दिक्कत आई तो कैसे दूर किया जाएगा उसको। तो आर्टिकल 392 में वो प्रोविजन फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गया। तो ये जो आपने आर्टिकल्स पढ़े, सिटीजनशिप के, प्रेसिडेंट के, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के, इंटरप्रिटेशन के, डेफिनेशन क्लॉज के, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के, दे ऑल दीज आर्टिकल्स commenced, brought into force on 26 November 1949. रेस्ट 26 जनवरी 1950। और ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 394 में। तो ये कमेंसमेंट क्लॉज आर्टिकल 394 है कि संविधान कब से स्टार्ट हुआ, ये आपकी बात है। क्लियर बात ये। अब हम लोगों ने, ये प्रश्न आता है कि सारे प्रोविजंस को, सारे आर्टिकल्स को हम लोगों ने 26 जनवरी 1949 को ही क्यों नहीं अपना लिया। तो उसका एक विशेष कारण है कि 1930 में यह तय किया गया, 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस में जो लाहौर का सेशन था, लाहौर में अधिवेशन था कांग्रेस का हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इंडिपेंडेंस डे ये घोषित कर दिया गया था 1929 में ही कि 26 जनवरी 1930 विल बी आवर इंडिपेंडेंट डे, मतलब इंडिया हमको फ्री हो जाना है। ये हम लोगों ने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दे दिया था। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन वो दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस दिन को याद करने के लिए, टू कॉमोमोरेट दैट पर्टिकुलर डे, हम लोगों ने 2 महीने इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान के बाकी प्रावधानों को अपनाया। तो ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन 1929 का था। उसमें हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, वो नहीं परिणाम निकल पाया। उस दिन को याद करने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को चूज किया।
अर्थात जो हमारे दो कमेंसमेंट डेट है उसका कारण यही है आपका, जो आर्टिकल 394 कमेंसमेंट है, दो डेट 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। यहां तक क्लियर है बात ये? तो ये हमारा कमेंसमेंट का है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 394A। एग्जाम्स में भी आता है और इसको आपको जानना भी चाहिए। आर्टिकल 394A, दिस वाज बाय 58 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 1987। देखिए, आर्टिकल 394A ये कुछ और हो जाएगा, और 394 कैपिटल ए कुछ और हो जाएगा। 394 स्मॉल ए का मतलब होता है कि वह प्रोविजन आर्टिकल 394 का ही हिस्सा है, और जब हम लिखते हैं आर्टिकल 394 कैपिटल ए, तो मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 394। तो आर्टिकल 394 कैपिटल ए 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987 से ऐड किया गया, जिसमें यह प्रावधान है कि संविधान को हिंदी में भी पब्लिश किया जाएगा। हिंदी पब्लिकेशन, जो संविधान पहले केवल अंग्रेजी हुआ करता था, अब राष्ट्रपति, प्रश्न आता है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 394A। आर्टिकल 394 है, सब कुछ लिखते जाइएगा। आर्टिकल 394 कैपिटल ए has been added by the 58th Amendment Act 1987, which provides that now the Constitution will be published in Hindi also under the authority of President of India। ये आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक है संविधान के रूपरेखा जो हम लोग इस समय पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और एक आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल 395, जो कि हमारे संविधान का आखिरी आर्टिकल है। आर्टिकल 395 इज द लास्ट आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली रिपील, रिपील ये नहीं हुआ है, ये रिपील करने वाला आर्टिकल है। हमारा देश जो आजाद हुआ था वो बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसको किसी एक्ट द्वारा आजादी मिली है। बाकी देशों में आजादी में खून खराबा होता था, लोग आंदोलन, विद्रोह, कब्जा करके आजादी लेते थे। भारत इकलौता देश है जो कि जिसको कि एक्ट द्वारा आजादी मिली। ये एक्ट पास किया ब्रिटिश ने, उस दिन से भारत फ्री हो गया। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसमें जो प्रावधान दिए गए थे कि भारत पर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे लगेगा, भारत ऐसे ऐसे कार्य करेगा, इसमें जो चीजें थी उन बातों को निरसित, हटा देने के लिए, रद्द करने के लिए ये आर्टिकल है। तो 395 रिपील नहीं हुआ है, इसके द्वारा इनमें जो प्रावधान है भारत के लिए वो रिपील कर दिए, वो निश्चित कर दिए, वो समाप्त कर दिए। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एक फीचर है, मैंने बताया आपको कि भारत बना कैसे, सब भारत का संविधान बना कैसे, संविधान सभा क्या रोल, कमेंसमेंट कब है, किस किस भाषा में रहता है, और आर्टिकल्स मैंने आपको जो बता दिए, प्लस जो रिपीलिंग एक्ट आपका है। तो कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950,
सिटीजनशिप के आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेने का तरीका, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर 366 आर्टिकल 366 डेफिनेशन क्लॉज है, 367 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, और उसके बाद फिर आपका 379, 80, 81, 88, 91 एंड 92 जो रिपील कर दिए गए हैं, और 392 ये जो आर्टिकल्स आपके हैं, ये प्रोविजन जो है 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए थे। इसके अलावा जो बाकी आर्टिकल्स हैं, बाकी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 26 जनवरी 1950 को लागू, जो हम कहते हैं गणतंत्र दिवस। और हम लोग 2 महीना वेट इसलिए किया, मैंने आपको बता दिया क्यों वेट किया हम लोगों ने, वो सारी बात। फिर आर्टिकल 394 कैपिटल ए, जिसमें कि 58th अमेंडमेंट एक्ट 87 का है, जिसके बाद से भारत का संविधान हिंदी में भी राष्ट्रपति के प्राधिकार में पब्लिश होने लगा। फिर 395 जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट और भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रभाव को भारत पर रिपील करता है, समाप्त करता है। तो ये खाका है जिससे कि 26 जनवरी 1950 से जो संविधान में आर्टिकल्स हैं वो हमारे देश पर लागू होना शुरू हो गए। अब क्या लागू हुआ वो अब हम लोग नेक्स्ट फेज पर चलना है। यहां तो क्लियर है ये कि भारतीय संविधान कैसे बना और किस ढंग से हम पर लागू हुआ, किस तारीख से किस ढंग से लागू हुआ है, वो हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट आपका है फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या ढांचा है, क्या खाका है भारतीय संविधान का, ये हम लोगों को आपको बताऊंगा मैं किस किस ढंग से, क्या कैसे कैसे, कितने पार्ट्स कितने ये, और क्या क्या जुड़ा है, कैसे कैसे जुड़ा है। तो ये हम लोगों को फ्रेमवर्क में जब संविधान लागू हुआ तो प्रियम्बल प्लस 395 आर्टिकल्स, 22 चैप्टर, सॉरी 22 पार्ट, और 8 शेड्यूल अनुसूचियां। जब हमारा संविधान स्टार्ट हुआ तो संविधान में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, और 8 शेड्यूल थे। जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर कह लीजिए, चाहे 26 जनवरी कह लीजिए 50 का, उस समय ये प्रारूप था। एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, और आपका 8 शेड्यूल्स। लेकिन आज की तारीख में क्या है, वी विल गो बाय द लास्ट न्यूमेरिकल। बीच बीच में चीजें ऐड हुई हैं, उसको हम लोग नहीं गिनेंगे। अभी भी प्रियम्बल है प्लस 395, आखिरी आर्टिकल 395 भी आज की तारीख में भी, जबकि बीच में कई आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, लेकिन लास्ट आर्टिकल अभी भी 395 ही है। प्लस 22 पार्ट है, आखिरी पार्ट अभी भी 22वां ही है, हालांकि बीच में पार्ट 4A ऐसे करके जुड़े हुए हैं, और 12 शेड्यूल हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो आज की तारीख में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये है, प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 12 शेड्यूल। लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर पार्ट और भी ज्यादा हो गए हैं। क्लियर है? पार्ट 4A, 9A, और कई चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर आज की तारीख में है, और क्या क्या संविधान के बाद जुड़ा है वो मैं डिस्कस करूंगा हम लोग। अभी टाइम खत्म हो रहा है, आई विल गिव यू द लिंक अगेन।
थोड़ी सी क्लास आप लोगों की और चलेगी तो कुछ बेसिक बात है वो और मैं क्लियर कर दूंगा आपको, किस अमेंडमेंट से क्या जुड़ा, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है, पहला अमेंडमेंट कौन सा है, तब एक खाका आपका क्लियर हो जाएगा। दे विल स्टार्ट अगेन।